नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम लोग सामान्य विज्ञान का जो लेक्चर लेकर के मैं आ रहा हूं आप लोगों के लिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। शायद हमारे सभी दोस्तों को, भाइयों को पता होगा। और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि कम से कम बेसिक्स जो एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है या फिर जिन्होंने पढ़ी है और रिवीजन की ज़रूरत है, उनके लिए कम से कम बेसिक्स तो क्लियर कर ही दूं। उसके अलावा मैं साथ में कोशिश करता हूं कि जिस तरह से मुझे समय मिलता है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी, यानी कि PQI यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा कि मेरा नाम आप लोग शायद जान ही चुके होंगे, शुभम मिश्रा नाम है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैंने गेट की क्वालिफिकेशन, मतलब 2 बार गेट क्वालिफाई किया है 2013-14 में कॉन्सिक्यूटिवली। और फिर 3.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड में। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी PCS 2022 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS 2022 की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए प्री टाइम एक बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, गौरव सर के मार्गदर्शन में, जिसका ऐड गौरव सर ने किया भी है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसकी लिंक होगी। और जिनको भी तैयारी करनी है उसके साथ साथ मेंस के 4 पेपर की, GS 1, 2, 3, 4 की, उसके लिए भी एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और शुल्क और बाकी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके अलावा हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। आप एक बार जरूर चैनल विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो सिलेबस डिसाइड किया था कुछ टाइम पहले, उस सिलेबस में हम लोगों ने जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था। उसके बाद वर्गीकी और क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, कोशिका पढ़ा हमने, ऊतक पढ़ा, पोषण पढ़ा। ठीक है, कंकाल तंत्र को मैंने छुड़वा दिया था। मैंने कहा था कि इसे हम लोग बाद में देख लेंगे, तो इसे हम लोग मिसलिनियस में क्वेश्चन के माध्यम से या शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देख लेंगे। हमने श्वसन यानी रिस्पायरेटरी अभी खत्म किया है और पाचन तंत्र भी अभी खत्म किया है, जिसमें हमने डिफरेंट जो निकलते हैं, जो भी पाचक रस होते हैं हमारे, ठीक ना, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, या फिर आमाशय में जो आपकी पेप्सिन होती है या HCl होता है। ठीक है, कैसे पेट में, मैं आपको बताया था कि पेट की चमड़ी उस HCl से क्यों नहीं गलती है, क्यों नहीं डिसॉल्व होती है, जबकि भोजन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो टूट जाता है छोटे छोटे कणों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर एक म्यूकस की जो है वॉल होती है। अगर उस म्यूकस की वॉल में किसी तरह से छेद हो जाता है तो उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं कि अल्सर हो गया है पेट में, और पेट में काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, भोजन खाने के बाद या कभी कभी खाली समय में भी। और फिर मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज किस तरह से स्टोर करता है यकृत, और फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब हमें भूख लगती है तो वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमें उस भूख को, मतलब उस भूख से निजात दिलाने में हेल्प करता है। और फिर थोड़ी टाइम बाद वो भूख जैसी जो मन में एक स्थिति रहती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ हमने और भी कुछ फंक्शनिंग देखी, कुछ और चीज़ें हमने पढ़ी, कुछ डिजीज़ेस को पढ़ा। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। और चूंकि पिछले 2 लेक्चर भी नहीं आए तो आप कंसंट्रेट रहिएगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। पहले समझते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम या आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है। मैं सब कुछ हिंदी में लिखूंगा, जो मेरे नए दर्शक हैं वो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखेंगे, सब कुछ हिंदी में लिखा जाएगा। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है पहले ये समझिए। हमारा जो शरीर है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने कुछ खाया, कुछ भी खाया पिया, खाना खाया, पानी पिया, और भी कुछ चीज़ें, फास्ट फूड बाहर का खाया, फिर शरीर क्या करता है कि हम लोग यूरिनेट करते हैं या फिर टॉयलेट जाते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिनेट और एक्सक्रीट करना, या फिर जो हमारा स्वेट ग्लैंड से जो हमारे पसीने आते हैं, ठीक है, या फिर कानों में से जो हमारे मैल निकल रही है, नाक में से जो आपका जो भी निकल रहा है, ठीक है, और कफ निकल रहा है, इत्यादि जो चीज़ें हैं, आँख के पास से भी निकलता है कुछ। तो ये इत्यादि जो चीज़ें हैं जो कि बॉडी से स्वतः स्रावित हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, स्वतः स्रावित हो रही हैं, एक्सक्रीट हो रही हैं, उसी को इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्रीट हो रही हैं, या इसी को शुद्ध हिंदी में कहेंगे उत्सर्जित हो रही हैं। ये कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्यों ऐसा होता है, यही प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठीक है, स्ट्रीट फूड आपने खा लिया, या जो आप पानी पीते हैं वो आपने पानी पी लिया, तो क्या सब कुछ हमारे शरीर में ही रहने लायक है, या फिर कुछ उसमें ऐसे पदार्थ भी होंगे जो हमारे शरीर से बाहर जाने चाहिए? तो मैंने जो बताया था कि रेक्टम में अनपचा भोजन उस सहायता से गुदा द्वार से अनस से बाहर निकलता है। तो यही जो प्रोसेस है, ये रेक्टम जो चीज़ों को बाहर निकाल रहा है, ये आखिर में कैसे निकल रही है, या फिर जो यूरिनेट कर रहे हैं वो आखिर में क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है,
तो यही एक्सक्रेशन सिस्टम का, एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है, उत्सर्जन तंत्र का यही काम है कि इन चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे बाहर इन टर्म्स ऑफ क्या क्या निकालते हैं समझिएगा। हम लोग निकालते हैं यूरिया, मैं इसके बारे में विस्तृत अभी बताऊंगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया, अब आपको पता है कि ये किन चीज़ों से निकल रहा है। अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड या यूरिया हो गया, ये आपके टॉयलेट के माध्यम से, सॉरी मतलब पेशाब के माध्यम से निकलेगा, यूरिनेट करेंगे तो निकलेगा। वेस्ट प्रोडक्ट, जो बाकी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो भी त्यागने वाले भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, एक सेकेंड, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है ना, वो निकलते हैं। और फिर एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस क्या है, उत्सर्जी पदार्थ को ही उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस कहलाएंगे। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं को एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सबको एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी कि इसके कहने का मूल मतलब समझिए, जैसे आपने कुछ भोजन किया, भोजन में पाचन की क्रियाएं हुई, पाचन की क्रिया के पश्चात कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अधपचा भोजन है या उसमें कुछ भी शेष नहीं है। जैसे मान लीजिए मौसमी अगर पेरते हैं तो खुज्जे से उसका जो वो फाइबर होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी तरीके से शरीर में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मेन तो चीज़ें सक कर ली गई शरीर के द्वारा, यूज़फुल चीज़ें ले ली गई, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो अनपचा भोजन है या उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, वो हमारे शरीर में मल के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में एक्स्ट्रा चीज़ें, वेस्ट प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा नहीं होता है और हमारी शरीर का पीएच वैल्यू, मान लीजिए पेशाब जब निकलता है, यूरिन जब निकल रही है, तो जो पीएच वैल्यू होती है बॉडी के अंदर ब्लड की, वो पीएच वैल्यू मेंटेन होती है, ठीक है। मतलब ब्लड ज़्यादा थिक नहीं होगा, ज़्यादा सॉल्टी नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशंस जो है आपका मेंटेन रहती है। तो यही काम है आपके उत्सर्जी पदार्थों का और उत्सर्जन सिस्टम का। अब एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस में आते कौन कौन से हैं, तो उत्सर्जी जो पदार्थ है, मैं सबकी हिंदी लिखूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। ये जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं या उत्सर्जी पदार्थ है, इनका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप के हैं। ये क्लासिफिकेशन क्या है, दो टाइप की है। पहला होता है कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, और दूसरा आता है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जिसकी प्रकृति, एक सेकंड, CO2 आएगी। CO2 की प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है अम्लीय, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है इसकी प्रकृति, ठीक। इस प्रकार ये जो है कोशिकाओं में अधिक समय तक रहेंगे और अम्ल के निर्माण के कारण कोशिकाओं की क्षति होगी, कोशिका क्षति होगी, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। इनकी प्रकृति अम्लीय है, तो अगर ये कोशिका में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो कोशिका क्षति होगी, ठीक है ना। और श्वसन क्रिया में निर्मित होती है तो आपको पता ही होगा, और फिर श्वसन के माध्यम से ही बाहर निकल जाती है, श्वसन तंत्र के माध्यम से। दूसरा होता है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में क्या आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमोनिया आ जाएगी, NH3 उसका फार्मूला होता है, अमोनिया लिखा जाता है, ठीक है। अमोनिया की एफिनिटी होती है, यानी कि बंधुता होती है जल के साथ, मतलब जल को जहां देखेगी लपक जाएगी उसकी ओर, ठीक ना, पकड़ लेगी भाग से। तो वही है कि अमोनिया जो होती है, NH3 जो होती है, वो जल के साथ अफिनिटी रखती है। अफिनिटी मतलब बोलते हैं बंधुता, अफिनिटी मतलब होता है बंधुता, ठीक है ना। बंधुता मतलब कि उसमें बहुत प्रेम है आपस में, ठीक। फिर कह रहा है कि यूरिया हो गया, यूरिया, ठीक है ना, और यूरिक एसिड हो गया, जो मैंने ऊपर लिखा था यूरिक एसिड हो गया। ये सारे जो हैं ये आपके नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसमें भी जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा विषैला पदार्थ है, यानी कि अमोनिया अगर शरीर में या आपकी कोशिकाओं में रहता है तो सबसे ज़्यादा हानि करता है। बस इतना समझ लीजिए कि अमोनिया जहाँ भी पैदा होगा, एक तो सड़े अंडे टाइप की बदबू आती है इससे, और जहाँ पे यूरिनेट करते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर कहीं भी सुलभ शौचालय में जहाँ यूरिनेट करते हैं, वहाँ जो है आपकी अमोनिया की बदबू आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस एक तरह से पदार्थ है। डेंजरस क्यों, क्योंकि ज़्यादा सूंघ लेंगे तो आपको बेहोशी आने की स्थिति भी रहती है और भी खतरनाक हो सकता है। अब टाइप ऑफ एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी मैंने लिख दिया है, एक्सक्रेशन होगा,
TION, ठीक है, एक्सक्रेशन, EXCRETION, ठीक है ना। टाइप ऑफ एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन के प्रकार, मैं सब कुछ हिंदी में लिखूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उत्सर्जन के प्रकार, आप अपना नोट्स हिंदी में कंप्लीट कर सकते हैं इस माध्यम से, ठीक है। उत्सर्जन के प्रकार क्या होता है? अमोनिया टेलिक होता है, अमोनिया टेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है, और यूरिकोटेलिक। ठीक है, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब अमोनियोटेलिक जो होता है ये किस में पाया जाता है? अमोनियोटेलिक का ऐसे समझ लीजिए कि अमोनियोटेलिक या मतलब जो जो निकालता है, मतलब ये अमोनियोटेलिज्म कहलाता है, और ऐसे जीव जो निकालते हैं उनको अमोनियोटेलिक कहते हैं। ये प्रोसेस अमोनियोटेलिज्म कहलाती है। हिंदी में भी अमोनिया उत्सर्जन समझ लीजिए, इसको हिंदी में अमोनिया उत्सर्जन समझ लीजिए, अमोनिया उत्सर्जन, ठीक। और जो जीव उसको निकालते हैं उसको अमोनियोटेलिक बोलते हैं। उसी प्रकार इसको यूरिया उत्सर्जन समझ लीजिए, यूरिया उत्सर्जन, और ये यूरिक एसिड उत्सर्जन, ठीक है ना। तो इसको अमोनिया उत्सर्जन, जो जीव निकालेंगे उनको अमोनियोटेलिक, इनको यूरिया उत्सर्जन, जो जीव निकालेंगे उनको यूरियोटेलिक, और इसको यूरिक एसिड उत्सर्जन, जो जीव निकालेंगे उनको यूरिकोटेलिक। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं बारी बारी कि ये क्या चक्कर है इसका। पहला कह रहा है बोनी फिशेज में पाया जाता है। बोनी फिशेज मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि वो बाउनी है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है। बोनी मतलब हड्डीदार, हड्डी वाली मछलियों में, जिन मछलियों में हड्डी पाई जाती है वो क्या होती है? अमोनियोटेलिक होती है। यानी कि अपने शरीर से, अपने कोशिका से, अपने बाहरी त्वचा से या फेफड़ों के माध्यम से, जिस माध्यम से भी निकाल रही हैं उस माध्यम से ये जो है क्या निकालेंगी? अमोनिया निकालेंगी, ठीक है। टेडपोल आप जानते होंगे, टेडपोल क्या होता है? मेढक का छोटा बच्चे को टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। एक्वस इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट, ऐसे कीट जो जल में पाए जाते हैं, यानी कि जलीय कीट भी क्या करते हैं? अमोनिया निकालते हैं। उसके अलावा हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कीट है, कोई इंसेक्ट है, तो ये अपने बॉडी के चारों ओर मान लीजिए इसके पोर्स है, उत्सर्जन के लिए इसकी त्वचा से उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। कई माध्यम से उत्सर्जन होता है, अभी मैं बताऊंगा। त्वचा से भी होता है, किडनी के माध्यम से होगा, आपका उसके बाद फेफड़े भी उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन के अलग अलग टोटल 5 टाइप है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मान लीजिए कि इसकी त्वचा से उत्सर्जन हो रहा है, तो ये जो त्वचीय उत्सर्जन है इससे NH3 क्या होगी? बाहर निकलेगी, ठीक। कैसे बाहर निकलेगी? अगर इसके त्वचा तक आ जाती है तो H2O से, यानी कि जल से इतनी मित्रता होती है, बंधुता होती है कि वो क्या करती है? फटाक से उसके साथ घुल जाती है। एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर जलीय जीवों के अलावा स्थलीय जीवों में NH3 निकलने लगे तो क्या होगा? अगर स्थलीय जीवों में NH3 निकलने लगे तो कुछ ऐसा होगा कि ये भी हो सकता है कि उनकी स्किन जो है वो NH3 के प्रभाव से बर्न कर रही है। बर्न मतलब कि उसमें आपका एक वर्ड होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब उसमें जलन हो रही है आपकी, उस त्वचा का रंग उड़ रहा है, उसमें सूजन आ जा रही है, उसमें तरह तरह की जलन मच रही है, जैसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कहीं कहीं स्किन में होल हो जा रहे हैं। तो NH3 चूंकि बहुत खतरनाक है, इसलिए अक्सर ऐसे ही जीवों में जो कि जल में पाए जाते हैं उनके ही शरीर से डायरेक्ट NH3 निकलती है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। NH3 उनके बॉडी में आती है और डायरेक्ट निकल जाती है, और वो फिर पानी के साथ डाइल्यूट हो जाती है, यानी कि तनु हो जाती है। तो कोई समस्या नहीं होती है फिर, ठीक है। वो एकदम से रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या होता है? यूरियोटेलिक जो है ये आपका इससे शुष्कन, यानी कि डिहाइड्रेशन, शुष्कन या शुष्कता, यानी कि ये जिन जंतुओं में पाई जाती है उनमें डिहाइड्रेशन का शंका बना रहता है, ठीक ना। तो अनुकूलन के लिए और जल की हानि से बचाने के लिए लैंड एनिमल्स में बेसिकली पाई जाती है, ठीक है ना। लैंड एनिमल्स मतलब स्थलीय जीव जंतुओं में पाई जाती है, ठीक। और एक क्या होती है? लेस टॉक्सिक होती है, यानी कि कम विषैली होती है।
बहुत गंदा लिखा चुका है, विषैला नहीं लिख पाया मैं, ये बहुत ही तौहीन की बात है। मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, डबल माइंड कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि डिहाइड्रेशन जो है शुष्कता उसमें व्याप्त होती है। मतलब शुष्कता व्याप्त होने का मतलब कि ऐसे जीव जिसमें मतलब उनको डर लगता है कि कहीं डिहाइड्रेशन की स्थिति ना हो जाए, ठीक ना। ये जीव जो है वो जल की हानि से बचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गर्मी का जीव है राजस्थान में, अब उसके शरीर से जब निकले, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी डिहाइड्रेशन फील होने लगी, तो बेसिकली ये ऐसे जीवों में होती है, यूरिया निकलती है जिसमें कम डिहाइड्रेशन के चांसेस, थोड़ा उससे बचाने के लिए, ठीक ना। और ये जो है ये कम विषैले होते हैं। मैंने बताया कि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट तो हैं लेकिन कम विषैले होते हैं। फिर कह रहा है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट, मैंने बताया ही, यूरिया निकलती है, ठीक। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी खुद से लिख लीजिएगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकलती है, क्या होती है वो, यूरिया। ये कम से कम 1,00,000 गुना, ठीक है ना, कम से कम क्या है, ऐसा माना जाता है। मतलब ये कोई ऐसा मोटी मोटा नहीं है कि 99,000 होगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लमसम में एक माना जाता है कि ये कम से कम जो है 1,00,000 गुना कम हानिकारक होती है। कह रहा है कि 1,00,000 टाइम लेस हार्मफुल देन NH3, ठीक ना। NH3 की तुलना में कम से कम 1,00,000 गुना कम हार्मफुल होती है। किस में निकलती है, मैमल्स में निकलती है जितने स्तनी होते हैं, ठीक है ना, और एम्फीबियंस में निकलती है। एम्फीबियन मतलब आपका उभयचर में ऐसी स्थिति होती है, यानी कि कुछ टर्टल्स यानी कि आपके कछुए और फिशेस भी निकलती हैं, बट बेसिकली ये मैमल्स और एम्फीबियन में इस तरह का होता है। एक और चीज है इसमें, एक होता है ऑर्निथाइन साइकिल। ऑर्निथाइन साइकिल क्या है, ऑर्निथाइन चक्र, ठीक है ना। ऑर्निथाइन चक्र क्या है, या इसी को यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, इसी को यूरिया चक्र भी बोलते हैं। ऑर्निथाइन चक्र या यूरिया चक्र क्या है कि जो हमारा यकृत होता है, या किसी का भी यकृत, मान लीजिए मैमल्स के नाते मैं अपना यकृत ले रहा हूं, मानव का यकृत, तो जो यकृत होता है उसमें एक आपका जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और इससे बनेगा CONH2CO यानी कि यूरिया, ठीक है ना। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक यूरिया था और शायद हैबर प्रोसेस के थ्रू यूरिया बनता है, मुझे अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट शायद वोलर ने बनाया था यूरिया हैबर प्रोसेस के थ्रू। अब मैंने काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है, मेरा 12th तो काफ़ी पहले था, तो मुझे जो मोटी मोटा याद आ रहा है, ठीक है, कभी रिवाइज वाइज हुआ होगा किसी बुक से, लूसेंट या किसी से, तो मुझे जो याद आ रहा है, बट ये क्लियर है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला, लेबोरेटरी में बनने वाला जो पहला यौगिक था वो यूरिया था, आपका कार्बनिक यौगिक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है। जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन के अंग, उत्सर्जन के अंग, ठीक है ना। उत्सर्जन के अंग क्या क्या है, मानव, मानव में कहाँ से होता है, किडनी, किडनी क्या होती है, वृक्क, जिस नाम से भी आप जानते होंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कहाँ से होता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, जिसका मैंने बताया था कि एक सेकंड, ये मैंने कहा था हेड, नेक और एब्डोमेन में जो टूटे होते हैं, यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, 6 पैर वाले उनको कीट कहते हैं और 8 पैर वाले ऑक्टोपोडा दोनों इसी में आते हैं, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इनमें मेलपिघियन ट्यूब से होता है, मेलपिघियन नलिका। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं मेलपिघियन, और ये सब कहीं मैंने देखा नहीं है, तो आपने पेपर नहीं देखा होगा, ठीक है, तो आप पेपर देख लीजिएगा। मेलपिघियन नलिका से होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मित्र जिनको ये नाम नए लग रहे हैं, वो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ है, तो आप स्टार्टिंग से जाकर के लेक्चर्स कर लीजिए। ये स्किन और माउथ से इनका उत्सर्जन होता है, त्वचा से और मुख से, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका अर्थवर्म यानी कि केंचुए, केंचुआ यानी कि किसान का मित्र, ठीक। इसमें नेफ्रेडिया से होता है, किससे होता है, नेफ्रेडिया, ठीक, नेफ्रेडिया से होता है। अगला आता है एक्सक्रेशन इन वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी में जो उत्सर्जन है वो कैसे हो रहा है, ठीक। कशेरुकी में उत्सर्जन कैसे हो रहा है,
आप कशेरुकी जान ही रहे होंगे, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें ये नोटोकार्ड पाई जा रही है, यानी कि जो गर्दन से लेकर के नीचे तक की हड्डी है, ये नोटोकार्ड इस प्रकार की संरचना अगर पाई जाती है तो उनको कशेरुकी में कहा जाता है। एक दो उसमें चीज़ें और भी हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि उसमें नोटोकार्ड पाई जाएगी। चलिए देखते हैं। तो कशेरुकी में किससे होता है? किडनी से होता है। किडनी आपका थोड़ा लाल भूरे कलर का, एक सेकेंड, बड़ा गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज, सेम आपने देखा होगा सब्जी बिकती है, उसी के बीज के आकार का चिपटा सा होता है। किस कलर का होता है? रेड ब्राउन होता है, ठीक है, या ब्राउन रेड, जो आपको ठीक है सही लगे। कुड़ी ने तेरी ब्राउन रंग दे वाला ब्राउन, और रेड 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 जो भी होता है, ठीक। लंग्स होता है। लंग्स को हम लोग बोलते हैं फेफड़ा। फेफड़ा या फेफड़े, क्योंकि दो होता है नंबर में, किडनी भी दो होती है, ठीक है, एक पेयर ये भी है। इससे क्या निकलता है? फेफड़े से निकलता है CO2, ठीक है ना। CO2 निकलता है ना, ऑब्वियसली। मतलब क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, ठीक, तो वो जा करके हमारा जितना उसमें ऑक्सीजन होती है वो जा करके हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, अंगों के पास पहुंच जाती है। जिस अंग को जिस हिसाब से ज़रूरत है वो अंग उस हिसाब से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ के, मतलब अपने आप टूटता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो टूटता है, ऑक्सीजन उस अंग को दे दी जाती है, और उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस हीमोग्लोबिन में फिर से क्रिया करके फेफड़े तक आ जाती है। लंग्स तक आने के बाद फिर लंग्स उसको क्या करता है? एक्सक्रीट कर देता है बाहर की ओर, तो वो भी उत्सर्जन करता है, याद रखिए। उसके साथ साथ वेपर भी निकालता है। वेपर का कैसे एग्जांपल मिलेगा? देखिए, जाड़े के दिनों में जो हम मुंह से भाप छोड़ते हैं उसमें वेपर बिल्कुल दिखती है, ठीक है, भाप दिखती है ना, तो वही वेपर है। गर्मी के दिनों में नहीं दिखती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि वो विजिबल नहीं होती है, लेकिन जाड़े के टेम्परेचर में वो विजिबल होती है, ठीक है। फिर आता है लीवर। लीवर को कहते हैं यकृत शुद्ध शब्दों में, और जिगर गंदे शब्दों में, ठीक है ना। बीड़ी जलेली जिगर से पिया, तो जिगर मतलब समझिए वो यकृत से बीड़ी जला रही थी, मतलब कि उसमें जो बहुत टॉक्सिक एलिमेंट बैठा रहा होगा, तो वही वाला जिगर है। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यकृत भी जो हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत विषैला पदार्थ है, यानी कि अमोनिया अगर कभी आपका एक्युमुलेट हो जाता है, अगर जुट जाता है, अगर ठीक है इकट्ठा हो जाता है, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हम लोग जाके टॉयलेट करके मतलब यूरिन करके उसको निकाल देते हैं। फिर आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आंत। इंटेस्टाइन मतलब आंत। आंत में क्या है कि जैसे कैल्शियम या मेटेलिक सॉल्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए CaCl2 टाइप का ही हुआ, ठीक है, या कोई भी मेटेलिक सॉल्ट हुआ ऐसा, तो उसको क्या करता है? उससे आपके किडनी में दिक्कत हो सकती है, या फिर बॉडी के किसी और ऑर्गन में अगर फ्लोट करके जाता है, मान लीजिए आइज में फ्लोट करके जाता है, ईयर में फ्लोट करके जाता है, इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं, आपके हार्ट में फ्लोट करके जाता है, कोई भी मेटालिक ऐसा केमिकल अगर बनता है, तो इंटेस्टाइन क्या करती है? उनको भी एक्सक्रीट करने का काम करती है, ठीक। फिर अगला आता है स्किन। वही मैं 5 चीज़ बता रहा था, तो किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन और स्किन। रुकिए मैं इसको बोल्ड कर दूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। स्किन में क्या आता है? स्किन तो हिंदी मालूम ही है, स्किन फिर भी लिख दे रहा हूँ। त्वचा। त्वचा कैसे करती है? त्वचा तो पहला स्वेट करती है। स्वेट इज नथिंग बट यूरिन, सॉर्ट ऑफ यूरिन, ठीक है ना। त्वचा क्या है? त्वचा कुछ नहीं है, त्वचा वही काम, मतलब सॉरी, पसीना क्या है? स्वेद क्या है? स्वेद बोलते हैं, ठीक है, या पसीना बोलते हैं, जो भी आपको ज़्यादा आसान लगे। तो पसीना क्या है? कुछ नहीं है, ये बेसिकली है क्या कि जो भी यूरिनेट हो सकती है यूरिन, ठीक है, उसको अगर हम लोग त्वचा के माध्यम से निकाल दें तो यही आपका पसीना कहलाएगा। तो निकलता है स्किन के माध्यम से। एक चीज़ और है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पसीना स्किन के माध्यम से निकालेंगे, इसीलिए कहा जाता है रनिंग करिए। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। उससे क्या होता है? किडनी पे जोर कम पड़ेगा, किडनी कम फिल्टर करेगी। अगर रोज़ मान लीजिए कि आपका 5 लीटर वो टॉयलेट मतलब यूरिन निकाल रही है, और स्वेट के थ्रू आप 2 लीटर निकाल लिए, तो आपका क्या करेगी? किडनी कम फिल्टर करेगी। कुछ चीज़ें तो आपके स्किन के थ्रू निकल गई। अगर पूछता है सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बॉडी में, तो स्किन। स्किन जो है सबसे बड़ा एक अंग है आपका, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, इसमें 2 तरह की ग्लैंड्स होती है। एक होती है तैल ग्रंथियां, तैल ग्रंथि, और एक होती है आपकी स्वेद ग्रंथि, ठीक है। एक होती है तैल ग्रंथि, एक होती है श्वेत ग्रंथि। जैसे इसमें आता है वैक्स, जो मोम निकलता है कान में से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कई टाइप के, फिर स्टेरॉल निकलता है, और श्वेत ग्रंथियों में पसीना निकलता है, जिसमें नमक की मात्रा मिली रहती है, और लैक्टिक एसिड भी कुछ मात्रा में निकलता है। चलिए छोड़ दीजिए। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये फेफड़ा है आपका, मनुष्य का फेफड़ा। मनुष्य ने खूब सिगरेट विगरेट पी लिया, और फिर जो है, मतलब सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीने की बात कर रहा हूँ, गलत चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जो मनुष्य है उसके जो ऑक्सीजन पहले तो इनहेल किया अपनी नाक से, ठीक है ना,
ठीक है, नाक से इनहेल किया ऑक्सीजन, और फिर लास्ट में जब फेफड़े के पास CO2 रिटर्न होके आई गंदी सी, तो उसको CO2 को जो है निकाल दिया। ये क्या है, हानिकारक CO2 निकल गई। दूसरा है आपका स्वेट कर देते हैं, 98% जो आपका वाटर होता है और 2% जो आपका एसिड होता है, ठीक। फिर आता है आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में एनस के थ्रू जो भी एक्सक्रीट रहता है, एक्सक्रेटा, वो निकल जाता है, ठीक। अब आइए किडनी के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, मतलब जो मेन टॉपिक था वहाँ पर आज पहुँचे हैं अभी। तो चलिए किडनी को पहले देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। देखिए ये ब्लैडर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्लैडर। ये बेसिकली है मूत्र की थैली, मूत्र की थैली है, ठीक। यूरेथेरा है, यूरेथेरा मतलब होता है जो पाइप आपकी, ठीक है, टॉयलेट करने के लिए यानी कि पेशाब करने के लिए जाती है, वो यूरेथेरा है। ये पाइप जा करके नीचे जुड़ जाएगी। फिर ये है आपकी किडनी, ये किडनी है, कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ये है रीनल आर्टरी, जिसमें रक्त लेकर के आ रही है, ठीक है, शुद्ध रक्त लाएगी क्योंकि आर्टरी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टरी लिखा हुआ है, तो कौन सा रक्त लाएगी, शुद्ध रक्त लाएगी, और लाल रंग की दिख रही होगी, देखिए, ठीक है। रीनल वेन है, ये ब्लू रंग की दिख रही है, इनको ब्लू से लिख देता हूँ मैं, ये रीनल वेन है, यानी कि अशुद्ध रक्त लेकर के चल रही है, ठीक। ये यूरेटर है भाई, इसके अंदर जो पेशाब मतलब जो चीज़ें छन करके अपशिष्ट चीज़ें जा रही हैं, अपशिष्ट चीज़ें जो छन करके ले जा रहा है। ये वेना केवा है जो ऊपर से आ रहा है, रोटा है जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। होता कहाँ है, सबसे पहले समझिए। अगर आप पीठ के साइड से देखेंगे, फ्रंट से मत देखिए, पीठ के साइड से देखिए। पीठ के साइड से अपने दोनों हाथों को, जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अनुभव करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि पीठ के साइड हो जाओ, अपना दोनों हाथ जो है पीछे की ओर करो, अपने बैक साइड पे करो। जहाँ पर रिब्स यानी कि ये जो पसलियाँ हैं आपकी, ये जो पसलियाँ हैं, ठीक है ना, जहाँ ख़त्म होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक। ये बैक साइड का पोर्शन है आपका, ठीक है, पीठ का पोर्शन है। तो ये जहाँ ख़त्म होती हैं पसलियाँ, इन्हीं के जस्ट पीछे, इन्हीं के जस्ट पीछे, ठीक, इन्हीं पसलियों के पीछे आपका ये होता है। तो बिलो द रिब्स यानी कि पसलियों के नीचे लिखा है, पसलियों के, अच्छा ये तो मैं सिचुएशन बता दिया, पसलियाँ छुइए, और जहाँ मतलब मैं सही बताया हूँ आपको, ठीक है। बिलो द रिब्स, रिब्स के नीचे रहेंगी। बिहाइंड द स्टमक, जहाँ आपका आमाशय है उसके पीछे, ठीक है ना, बिहाइंड, उसके पीछे। इसीलिए मैं कह रहा था कि अपना हाथ पीछे की ओर, पीठ की ओर लेके जाइए, ठीक। फिर कह रहा है लेफ्ट वाली जो होती है वो हाइट पे होती है, यानी कि अगर 2 है, मान लीजिए ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है ना, तो ये जो लेफ्ट है, मतलब ये आपको राइट दिख रहा होगा, बट जिस व्यक्ति का है उसके लिए लेफ्ट ही होगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इसको लेफ्ट वाला समझना भाई, फिर से बता दे रहा हूँ, इसको लेफ्ट वाला समझना, ठीक है ना। व्यक्ति के रिस्पेक्ट में इसको लेफ्ट वाला समझो। ये किसी तरह से घूम जाएगा क्या, घूमेगा नहीं, ठीक है। बताओ, ये बस ये लेफ्ट वाला है, तो ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ्ट एट अ हाइट। लेफ्ट वाला जो किडनी होता है वो थोड़ी सी ऊंची पे होती है। इसको एक बार हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, भूल मत जाना इसको, ठीक है। चलो आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट कहते हैं वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड रिमूव। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना अशुद्ध चीज़ें होती हैं, अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, जिनका फ्यूचर में फर्दर काम नहीं है, उनको क्या करते हैं, ब्लड से यानी कि हमारे रक्त से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। 150 ग्राम का वेट होता है, ठीक है, मतलब लगभग लगभग 150 ग्राम के आसपास एक की होती है, और रेड ब्राउन कलर होता है। देखिए थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर है, यानी कि कत्थई और थोड़ा ब्राउन का मिक्स है, ठीक है। तो ये आपकी किसके बारे में, किडनीज के बारे में बात हो गई। कुछ और भी चीज़ देखते हैं। एक होता है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक। पेरिटोनियम झिल्ली मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सामान है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी होगा, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा के रखते हैं, तो भगवान ने भी जो है किडनी के ऊपर एक कवर दिया है, उसी को कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। मतलब कि ये लो 2 किडनी ले जाओ बच्चों, और इनको जो है एक पेरिटोनियम झिल्ली में रख लो। मतलब मैं झिल्ली बद दिखाने की कोशिश किया हूँ, ये जो है, ठीक, ये पेरिटोनियम झिल्ली है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई, कमेंट वमेंट करो यार, कोई दिक्कत हो तो कमेंट किया करो फटाक से,
ठीक है। अब भाई मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा। ठीक, फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग का कमेंट और शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा। खैर, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। और कॉन्फिडेंस इज़ अ की थिंग, मतलब वो जीवन में इतना ज़रूरी है कि पूछिए मत। ठीक है, अगर आप किसी को कॉन्फिडेंस देंगे तो शायद एक कोई ऐसे ही खेल खेलने वाला, ठीक है ना, राजा राजा प्रजा टाइप का खेल खेलने वाला बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य भी बन सकता है। ठीक है, फिर आता है रीनल कैप्सूल। एक कैप्सूल में बंद होती है, जैसे जो किडनी है इसके जो सबसे बाहरी आवरण है, बस ये सही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किडनी है, तो जो एकदम एकदम जो एक्सटर्नल आवरण है, ठीक है ना, इसी को रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है ना, किडनी का संपुट। कैप्सूल मतलब होता है संपुट। अब इतनी हिंदी तो ज़्यादा ठीक नहीं होगी, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो रीनल कैप्सूल कहते हैं। आगे चलते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। वृक्क खोल या किडनी संपुट जो भी कहिए, वृक्क खोल भी कहते हैं, वृक्क खोल। अगला ये देखिए है किडनी। इस किडनी को हमने चीर फाड़ दिया, तो चीर फाड़ने के बाद ये कुछ ऐसा आता है क्या क्या इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर येलो येलो कर करूँगा, आप देखते जाइएगा। ये है कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। हिंदी में क्या कहते हैं वो आप अपना देख लीजिएगा, वलकुट कहते हैं शायद, आप अपना देख लीजिएगा, वलकुट कहते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आप सब बता रहे थे, वलकुट। ठीक है, और मेडुला को मेडुला ही कहिए। अब मेडुला को जो है ऑब्लांगेटा का तो कहेंगे नहीं, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा आपके बैकबोन को, सॉरी बैक हेड को कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, तो ये मेडुला है, मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका मेडुला, दूसरा पार्ट है। तो पहले समझ लिए कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन है। ये पोर्शन कॉर्टेक्स है। थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा है, थोड़ा और पीला करना पड़ेगा। अली बाबा अली बाबा खुल जा सिम सिम। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और एक बात और बता रहा हूँ, लोड लेके मत पढ़ा करिए आप लोग। चिल करके पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, चिल करके नहीं पढ़ेंगे, साहब बहुत टेंशन लेके पढ़ना है, साहब सब कुछ याद कर लेना है, कुछ नहीं याद होगा बेटा। फील करके पढ़िए, फील। ठीक है ना, क्यों, आप ही की किडनी है, इसमें कि इतना क्या समझना है। मान लीजिए कभी ऐसी जगह फंस गए आपकी किडनी का, आपको खुद ही डिसेक्शन करना पड़ा, कुछ ऐसा काम करना पड़ा, तो देखिए किसी और की किडनी को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो बाहर का पोर्शन है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, जो मैंने येलो कर दिया है। ठीक, और ये पोर्शन है अंदर का जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला। तो जो मेडुला वाला पोर्शन होता है ना, इसमें छोटे छोटे ये मतलब थोड़ा खोल के नीचे जो पतला पतला सा होता है, वो तो मैंने बता दिया आपको कि वो कॉर्टेक्स होता है। जैसे खोल हो गई ये बाहर वाली, इसके नीचे जो पतला पतला सा पोर्शन है ये आपका हो गया आपका कॉर्टेक्स, और उसके अंदर के भाग को मेडुला बोलेंगे। इसमें पिरामिड पाए जाएंगे। आप चलो पिरामिड देख लेते हैं, थोड़ा रेड कलर में पिरामिड देखते हैं, थोड़ा रेड कलर में। ये वाला जो पोर्शन है, ये ठीक है ना, ये जो पोर्शन है इसी को बोलेंगे पिरामिड्स। थोड़ा पिरामिडल शेप का लगता है। ठीक है, ये है पिरामिड। ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त लगने लगा। तो ये आपका है पिरामिड। अब इसी पिरामिड में एक सेकंड देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, कॉर्टेक्स यानी कि वलकुट, मैंने लिख भी रखा है। और मेडुला जो मैं आपको बता रहा था, पिरामिड्स इसके अंदर में है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, अब इसमें बहुत सारे लोब्स हैं। लोब मतलब कुछ उभार्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक उभरा सा पोर्शन होता है। ठीक है ना, इस उभरे से पोर्शन को आपका रीनल पैपिला कहते हैं। कहीं पर शायद लिखा हो, देखिए ये रीनल पैपिला या वृक्क अंकुर। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, रीनल पैपिला या वृक्क अंकुर। खैर ये सब चीज़ें इतनी डेप्थ भी पूछी नहीं जाती है।
फिर कह रहा है कि ये देखिए फिर से मैं एक बार ऐड कर दे रहा हूँ, प्री टाइम बैच है, ऐड कर ली, मतलब इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को धार देना चाहते हैं। एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया या बेसिक बुक्स कोई भी पढ़ ली है तो आप प्री टाइम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर केवल मस्ती के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि कम से कम उतने क्वेश्चंस, उतनी चीज़ें जो पढ़ाई जाएंगी, एक बारी आपको अगर नोट्स बनाना हो तो लेक्चर देख के नोट्स बना सकते हैं, या फिर जिस बुक से पढ़ाया जा रहा है उसको खरीद के आप लोग उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो शायद थोड़ा फाइट तो कर लें। हालांकि मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि शायद उस तरीके से एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी आप फाइट में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से रिवीजन आप 2-3 बार कर ले तो क्या पता आपका प्री निकल भी जाए, थोड़ा सा उसमें और एफर्ट चाहिए, ठीक। किडनी में किडनी स्टोन होता है जो प्री टाइम बैच में हम लोग देखेंगे, खैर वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है, लेकिन उसको प्री टाइम बैच में देखेंगे, इसमें भी देख लेंगे लास्ट में। फिर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जो है 1 मिलियन नेब्यूल्स होते हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ अब शुरू हुई है। ये नेब्यूल्स क्या होते हैं? ये नेब्यूल्स हैं कुंडलित नलिकाएं। क्या है? कुंडलित नलिकाएं। कुंडलित नलिकाएं जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं नेब्यूल्स। ये कुंडलित नलिकाएं ये नेफ्रॉन का ही रूप है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास होती हैं। 10 लाख यानी कि पूरा जो हम लोग का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसमें 10 लाख आपके नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का नाम दिमाग में इस तरह घर कर लीजिए, क्योंकि किडनी से क्वेश्चन जब पूछता है तो नेफ्रॉन सीधे सीधे पूछ देगा कि नेफ्रॉन किस में पाई जाती है, बोमन संपुट किस में पाया जाता है, या बोमन कैप्सूल किस में पाया जाता है, हेनले का लूप किस में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आइडिया आपको नहीं रहेगा, बस गलत कर देंगे आप। यही इसकी कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई। लेंथ होती है इसकी 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, 20 से 60 माइक्रोमीटर थिक होती है, ठीक। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आ जाइए। मतलब जो अभी हम लोग नेफ्रॉन पढ़ रहे थे उसी के अगर हम लोग अंगों को देखें, मतलब उसके क्या क्या पार्ट हैं, हिंदी में इंग्लिश में कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो रीनल या मालपिघनियन कैप्सूल। रीनल कैप्सूल मतलब वृक्क कणिका, और दूसरा है वृक्क नलिकाएं, ठीक। ये 2 पार्ट है, वृक्क कणिका एक और वृक्क नलिकाएं दूसरा। रीनल और मालपिघियन कैप्सूल, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक। तो रीनल और मालपिघियन कैप्सूल में 2 पार्ट आता है। एक आता है ग्लोमेरुलस, इसको ध्यान से याद रखिए, ग्लोमेरुलस। ग्लो मेरे लाल, मतलब ग्लो मतलब चमकना, मेरे लाल, ऐसे समझ लीजिए। और दूसरा आता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट या कैप्सूल, जिस तरह से आप संपुट, ठीक है ना, अधम पुट, जिस तरह से आप समझना चाहें। तो रीनल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। अब देखिए क्या ग्लोमेरुलस है। ये जो काला वाला मैं लगा के रखा हूं ये है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक। और ये जो दूसरा है, ये जो पूरा कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, ये बाहर जो दिखा रहा हूं मैं, ये है बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। यानी कि ये जो मैं येलो कर दिया हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे पूरा येलो किया हूँ लेक्चर बनाते समय, ठीक। यही है इसमें अंदर जो बाहर का पोर्शन है इसको बोमन कैप्सूल कहेंगे, और जो अंदर का पोर्शन है इसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, ठीक। हम्म चलिए थोड़ा पोर्शन और बचा है, देख लेते हैं वो भी। कह रहा है कि फिर आता है रीनल ट्यूब्यूल्स, जो मैंने आपको बताया रीनल ट्यूब्यूल्स, जो इसका नाम बताया ब्रिक नलिकाएं। ब्रिक नलिकाओं में भी 3 ठो आती है। पहला होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, यानी कि समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं, ठीक है ना, नलिकाएं कॉमन है। लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप दूसरा, और तीसरा है दूरस्थ डिस्टल कन्वोल्यूटेड, यानी कि दूरस्थ कुंडलित। बस फोटो देख लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना, बस हेनले का लूप नाम याद रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है यहां से देखिए पूरा गया, ये ऐसे यू आकार का,
ये हेनले का लूप है। ठीक, ये हेनले का लूप है। फिर है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड कौन सा है? ये जो ये नीचे लिखा हुआ है किसी और तरीके से लिखा हुआ है, बट यही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड है, ये नीचे वाली जो है। ठीक, और नहीं सॉरी सॉरी, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड मतलब नज़दीक का, समीपस्थ, मतलब इस हेनले के लूप के, सॉरी, ये जो ग्लोमेरुलस है या फिर बोमन संपुट है उसके नज़दीक वाले को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड बोल रहे हैं, यानी कि समीपस्थ। और दूरस्थ क्या होगा? जो यहाँ से सबसे दूर होगा, ये देखिए ये वाला सबसे दूर है, तो इसको बोलना है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। फिर ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस वास्तविक छन्नी है। ये क्या है? वास्तविक छन्नी। रक्त को छानने का काम ग्लोमेरुलस करेगा। कैसे करता है? दो चीज होती है, एफ्रंट आर्टियोल होती है, इफ्रंट आर्टियोल होती है। ठीक ना? अफ्रंट आर्टियोल और एफ्रंट आर्टियोल। तो अफ्रंट आर्टियोल समझते हैं क्या होता है? बहुत ध्यान देंगे। अफ्रंट को बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। इफ्रंट आर्टियोल को बोलते हैं अपवाही धमनिका। ठीक है ना? तो रक्त लाएगा अभिवाही धमनिका, रक्त को लेकर के आया, बोमन कैप्सूल के अंदर गया, आपका किसके पास गया? ग्लोमेरुलस के पास गया, और वहां से जो रक्त निकला वो एफ्रंट या अपवाही धमनिका के द्वारा वहां से आपका बाहर हुआ। ठीक, तो ये दो चीजें होती हैं। और ये मतलब छानेगा कौन? ग्लोमेरुलस या कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं, केशिका होता है, केशिका गुच्छ। ठीक है ना? केशिका गुच्छ इसको क्या करेगा? छानेगा। ठीक है ना? तो ये एकत्रित कर कर ले जाएगा और ये रक्त को लेके आएगा। अब यहां पर मैंने ब्रेड्थ दिखाई है, ठीक है ना? ब्रेड्थ दिखाई है मतलब चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ जो है इसकी, यानी कि अभिवाही धमनिका या अफ्रंट आर्टियोल की अधिक होती है, और जो दूसरी अपवाही धमनिका है उसकी कम होती है। शायद ये भी एक रीज़न आगे आता है जो कि निस्यंदन या फिल्ट्रेशन में, यानी कि छानने की प्रक्रिया में काम करता है। मैकेनिज्म समझिए। मैकेनिज्म में दो चीज़ है, एक होता है फिल्ट्रेशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं निस्यंदन, और रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनर्वशोषण। ठीक, ये दो प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन होता है वो सबको छान देता है। ब्लड में जितनी भी चीज़ें होंगी, जरूरी भी चीज़ें हैं, उनको भी छान देगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल उसमें से पिक कर करके छानेगा, नहीं, जितनी जरूरी भी खनिज लवण है, कुछ सॉल्ट्स हैं, विटामिन है, ग्लूकोज है, सबको छान देगा वो। ठीक, और बाद में रीअब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में जितनी जरूरी चीज़ें उनका पुनः अवशोषण कर लेता है और जो चीज़ें बच जाती हैं उनको छोड़ देता है। चलिए, तो इसमें होता कैसे है? ग्लोमेरुलस में लगभग 10% ब्लड का छनन होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन या निस्संदन होता है। दूसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ये होता है अफ्रंट आर्टियोल या अभिवाही धमनिका में। कैसे होता है कि भाई एक की चौड़ाई ज़्यादा चौड़ी है, फ्रंट आर्टियोल चौड़ा है और एफ्रंट आर्टियोल पतला है, तो दोनों में एक प्रेशर डिफरेंस होगा, उस प्रोसेस के थ्रू जो है आपकी फिल्ट्रेशन होगी। तीसरा होता है लिक्विड फिल्ट्रेशन, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक है, इसको लिक्विड फिल्ट्रेशन कहते हैं। और चौथा है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, यानी कि डायलिसिस। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन को ही डायलिसिस कहते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि जो निस्यंदन के द्वारा रुधिर, मतलब लाभदायक चीज़ें, चयनित निस्यंदन कहते हैं। जैसे जितनी चीज़ें मतलब चयनित, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी चीज़ों को रख लेगा और बाकी को छान देगा, तो डायलिसिस कहलाएगा। ठीक, जिसकी किडनी फेलियर होती है, मतलब जिसका ये पोर्शन यानी कि सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन खराब हो जाता है, उसको एक्सटर्नल डायलिसिस करानी पड़ती है। ठीक है ना? चलिए, पुनर्अब्जॉर्प्शन में देखते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में देखते हैं क्या होगा। ऑस्मोसिस यानी कि परासरणी एक प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका जितनी ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल या हार्मोन्स को छाना रहेगा उसको पुनः जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब। ऑब्जर्व अलग चीज होती है। नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या है, कार्य क्या है आपके जो भी किडनी है उसका। किडनी का कार्य है कि आपका पीएच मेंटेन रहता है। किसका पीएच मेंटेन रखेगा? ब्लड का, रक्त का जो पीएच है उसको मेंटेन रखेगा। उसके साथ साथ यह ऑस्मोसिस लॉ को फॉलो करवाता है। सॉल्ट और वाटर का रेशियो बराबर रखता है, यानी कि कितना रक्त में सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है, नमक होना चाहिए, कितना चीनी होना चाहिए, मतलब सॉल्ट ग्लूकोज कितना होना चाहिए, ठीक है, उसको भी ये
मेंटेन करता है, उसकी भी जांच परख करता रहता है। अमीनो एसिड होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इसको भी देखता है। फिर आपके लंग के बारे में बात करते हैं स्पेशली, अब वो किडनी का काम खत्म, लंग के बारे में बात करते हैं यानी कि फेफड़े के बारे में बात करते हैं। ये CO2 को क्या करता है, छानता है, CO2 को छानता है, ठीक। ये 432 लीटर के आसपास CO2, सॉरी CO2 कहाँ छानेगा, एक सेकंड मैं कुछ गलत बता, दिमाग इधर उधर नहीं हो, कभी डबल माइंड नहीं होना चाहिए, वही मैं बोला था, ठीक है। CO2 को एक्सहेल करेगा यानी कि शरीर से बाहर निकालेगा, ठीक है। और लगभग 432 लीटर के आसपास CO2 जो है ये एक्सहेल करता है पूरे दिन में, ठीक है। उसके बाद ये 400 ml जो है वाटर वेपर को भी क्या करता है, निष्कासित करता है, एक्सक्रीट करता है आपके लंग में से। स्किन के बारे में बात करिए तो स्किन में सीबेसियस ग्लैंड होती है जिससे सीबम निकलता है। सीबम मतलब आप समझ लीजिए तैल, एक तरह का तैल जो है, तेल बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप ऑयल कहना चाह रहे हैं, तैल में, ठीक है चलिए भाई बेइज्जती करते हो तुम लोग यार, ठीक है चलो। तो सीबम यानी कि तेल निकलता है आपके किससे, सीबेसियस ग्लैंड से। सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, पीठ है, कहीं भी है, तो इस पे छोटी छोटी सी सीबेसियस ग्लैंड होगी, ठीक है। बेसिकली होती कहाँ है बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, तो बेसिकली यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ रहेगी नाक के दोनों साइड में, ठीक, आपके चिन यहाँ पे रहेगी, ठुड्डी के पास, ठीक, ये इस पोर्शन में। आप ऐसे कभी भी लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ऑयल निकल रहा है, ठीक है। तो वही सीबेसियस ग्लैंड है। फिर NaCl भी आपकी स्किन से निकलता है, ठीक है, स्वेट के थ्रू। लीवर से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जो पीले पित्तवर्णक होते हैं उनको बाहर करता है। जो यूरिन का कलर है वो किस कारण से, यूरोक्रोम के नाते पीला होता है, उसमें क्या होता है, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, तो ये तो पित्तवर्णक है ही यानी कि येलोइश पिगमेंट है। फिर आता है डिजीज़, कौन सी बीमारी हो सकती है इससे, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। रीनल स्टोन होता है, वृक्क की पथरी हो जाती है। पथरी हो जाएगी तो ठीक से काम नहीं करेगा। क्यों पथरी हो जाएगी, खूब बैगन खाओ, खूब टमाटर खाओ, खूब बैगन खाओ, खूब टमाटर खाओ, उसके बीज जरूर खाना, तो बस पथरी का वही कारण है। क्यों, क्योंकि उसमें भैया कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप का होता है, तो बस मतलब कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और काम खत्म हो जाता है आपकी किडनी का, मतलब कि उसमें पथरी बन जाती है। फिर आप जाओगे लिथोटेप्सी कराओगे, लिथोटेप्सी में क्या होता है कि भाई उसको तोड़ेंगे, उसको शॉक वेव के थ्रू किसी तरीके से इलाज होता है। कम से कम पानी पियोगे तो भी दिक्कत होती है, ठीक। कम से कम 5 लीटर पानी पी लेना चाहिए, 5 नहीं तो कम से कम 3 से तो 5 पियो ही, 3 से 5 के बीच में। फिर किडनी फेलियर, किडनी फेलियर में क्या होता है कि भाई आपका 3 कारण से हो सकता है कि कोई टॉक्सिन्स ले लिए उसके कारण से, कोई लो रक्तदाब हो गया, लो ब्लड प्रेशर टाइप का है उसके कारण से, और एक कारण और है कुछ, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, कभी कभी एल्ब्यूमिन के नाते भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए जो आपका वो वही उसके कारण हो जाता है, मतलब एल्बुमिन के कारण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि गुर्दा निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए खुशखबरी और देनी है कि गुर्दा जो हमारा है वो एक रहे या दो, दोनों कंप्लीट एक ही तरीके का काम करता है। मान लीजिए गुर्दा अगर किडनी खराब हो जाती है किसी वजह से, तो दूसरे किडनी की साइज बढ़ जाती है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा लोड अधिक हो गया, बट वो काम प्रॉपरली करेगा। आपकी एज अगर पहले 60 साल रही होगी तो अब जो है 45 साल या 50 साल मोटी मोटा ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर आता है यूरेमिया। यूरेमिया अगर जो रोग है वो क्या होता है कि इसमें अगर किडनी ठीक से एक्सक्रेशन नहीं कर पाएगी तो आपका क्या होगा कि यूरेमिया नामक रोग हो जाएगा। इसमें आपका मतलब यूरेमिया रोग हो जाएगा तो मतलब एक तरह से नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ जो है वो आपके बॉडी में ज़्यादा स्टोर होंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजनस जो भी ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं वो आपके शरीर में ज़्यादा स्टोर होंगे। फिर आता है अब जो भी इसका नाम लिखा हुआ है सिस्टाइसिस, ठीक है, सिस्टाइसिस लिखा हुआ है। तो सिस्टाइसिस क्या होता है कि भाई जो ब्लैडर होती है जिससे मूत्र निकलता है, मान लीजिए ब्लैडर है, ठीक है ना, ये 2 थैली इसमें गई, यहाँ से निकला, तो ये जो ब्लैडर है सिस्टाइसिस में क्या होता है कि ई. कोलाई के कारण होता है। ई. कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ई. कोलाई के कारण होता है। ई. कोलाई में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी खुला फल, कटा फल, खीरा, गाजर इस तरह का बिक रहा है तो ई. कोलाई के बैक्टीरियाज उसमें पहुँच जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है आपके मूत्र को निकलने नहीं देंगे। तो जब मूत्र उस ब्लैडर में रहेगा तो अकड़न रहेगी, कपकपी होगी शरीर में, ठीक है ना, और मूत्र असहनीय पीड़ा होगी अगर आप
पेशाब करोगे या मूत्राशय में भी असहनीय पीड़ा होगी, बार बार लगेगा, ठीक है, थोड़ी असामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर आता है आपका डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है? इसमें जो है मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। अगर 2 लीटर आप टॉयलेट करते हो तो 5 लीटर टॉयलेट कर रहे हो, तो वो डायूरेसिस है। ये डायूरेसिस होता होगा आई थिंक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके कारण होता होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो आपका मतलब मूत्र को कंट्रोल करने में काम करेगा, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम है इसका। तो इस हार्मोन के डिसबैलेंस से भी होता है और भी बहुत कारण से होता है ये, ठीक है। तो बस वही है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो डायूरेटिक कहलाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चीनी पियोगे, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पियोगे, बहुत ज़्यादा कैफीन लोगे तो भी आपको टॉयलेट उस तरह से होती है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो 2 दिन मैंने लेक्चर नहीं लिया था तो मैंने एक ही दिन में उन दोनों दिन का कोशिश किया है कि सब कंप्लीट कर दिया जाए। आप एक बार अच्छे से लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको बताया यूपीपीसीएस के प्री टाइम बैच के बारे में, तो आप बिल्कुल प्री टाइम बैच ज्वाइन करिए और हिट करिए इस बार के पीसीएस को, अगर आप दे रहे हैं तो, ठीक है। ठीक है, फिर लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उसके साथ ही मैंने एक प्रचार और किया था, वही प्रचार सुन लीजिए, सारा एडवर्टीजमेंट, कि भाई घर का चैनल है, मुझे बार बार ना कहना पड़े। आप लोग गोरखपुर वाले या लोकल के जितने भी लोग देखते हैं, इवन अगर बाहर के लोग देखते हैं, तो बिल्कुल लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री जी को फॉलो करिए और थोड़ा सा इसको प्रमोट करिए। हम लोग को प्रमोट करिए, लोगों के बीच में पहुंचने में मदद होगी। धन्यवाद।